सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि आज से हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 2 तक आपको जो टेस्ट है वह ऐप पर अवेलेबल मिलेगी, यानी कि ऐप पर आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों के टेस्ट मिलेंगे। आप जा करके दे सकते हैं दोस्तों। और आपने कितने अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ा है आप अपनी जांच खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक मिल जाएगी। क्लिक करके आप आसानी से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो प्लीज आप लोग जाइए और अधिक से अधिक प्रशिक्षु टेस्ट को दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। दोस्तों, अब हम चैप्टर नंबर 3 को यहाँ पर देखने वाले हैं। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि मैं YouTube पर भी कुछ दिनों में सारे टेस्ट में सॉल्व करवाऊंगी आप लोगों को, लेकिन तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जब ये सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे फिर मैं सारे चैप्टर्स का आप लोगों का टेस्ट लूंगी YouTube पर भी, यानी कि YouTube पर भी आप टेस्ट दे पाएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम सारे चैप्टर्स को खत्म कर रहे हैं और ऐप पर ऑलरेडी आपको अवेलेबल है ही टेस्ट। ऐप पर जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चैप्टर नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 है ये अभी बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक शिक्षक बनोगे, खासकर एक प्राइमरी के शिक्षक जब आप बनते हो तो आपको बहुत सारे अभिलेख बनाने होते हैं। विद्यालय में बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं और इन रजिस्टर्स को मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी होता है। आपके विद्यालय में जब कोई भी निरीक्षण के लिए आता है, कोई भी चेकिंग के लिए आता है, तो सबसे पहले वह उन अभिलेखों को ही मांगता है कि विद्यालय के सारे अभिलेख कंप्लीट हैं या नहीं, सभी प्रकार के अभिलेखों को सही से रखा गया है या नहीं, यानी कि उनका रख रखाव ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं। इन सभी के विषय में जो भी इस विद्यालय में आता है वो जरूर देखता है। और आपदा प्रबंधन का मतलब होता है, मान लीजिए भूकंप, बाढ़, इस तरीके की कोई भी आपदा आती है विद्यालय में, तो इससे कैसे आप निपटेंगे। खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत सारे जिलों में बाढ़ आती है, तो इन्हीं को देखते हुए भूकंप और बाढ़ इन दोनों से कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले अभिलेखों के विषय में पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं विद्यालय में, यानी कि रिकॉर्ड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अभिलेख एवं आपदा प्रबंधन। तो सबसे पहले हम अभिलेखों के विषय में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आपदा के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं विद्यालय अभिलेख क्या होते हैं। तो विद्यालय अभिलेख विद्यालय का इतिहास होते हैं। इसके अंतर्गत विद्यालय की समस्त सूचनाएं तथा तथ्यों की फाइलों व रजिस्टरों को रखा जाता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो विद्यालय के रजिस्टर हैं उनमें विद्यालय की सभी सूचनाएं होती हैं। सभी प्रकार की सूचनाओं का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में विद्यालय में कितने बच्चे हैं, पिछले साल कितने बच्चे थे, कितनी नामांकन में वृद्धि हुई। इसके अलावा अटेंडेंस रजिस्टर, बच्चों के खाद्यान्न का या एमडीएम का रजिस्टर, बहुत तरीके के रजिस्टर होते हैं और सभी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, ओसाकवे के अनुसार विद्यालय अभिलेख आधिकारिक दस्तावेज हैं। पुस्तकों एवं फाइलों में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण क्रियाओं एवं घटनाओं की सूचनाएं रहती हैं जिनकी विद्यालय कार्यालय में आवश्यकता होती है। आवश्यकता के अनुसार ही इनका उपयोग एवं पुनः प्राप्ति की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि ये जो विद्यालय अभिलेख होते हैं ये आधिकारिक दस्तावेज होते हैं। जैसे कि विद्यालय में होती है प्रवेश पंजिका। प्रवेश पंजिका में उस बच्चे की पूरी डिटेल होती है, उस बच्चे का कब एडमिशन हुआ है, उसकी एज कितनी है, उसके माता पिता का क्या नाम है, पिता क्या व्यवसाय करते हैं, वह कितने साल की एज पे विद्यालय में आना शुरू किया है, कब वह विद्यालय से गया, क्या वह ड्रॉप आउट हो गया, यानी कि उसने बीच में विद्यालय छोड़ दिया या फिर वह कक्षा 5 पास करके गया। तो ये सारी डिटेल आपको उस प्रवेश पंजिका में मिलती है। तो इस तरीके से ये सारे डिटेल स्कूल में रखने बहुत बहुत जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को, घटनाओं को हम क्या करते हैं, एकत्रित करके विद्यालय में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं सब हमें रजिस्टर्स में मेंटेन करने होते हैं। चाहे बच्चों को ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके अलावा
बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी चीजें होती है विद्यालय में, उन सभी को हमें रजिस्टर के माध्यम से उन सूचनाओं को एकत्र करना होता है और उनको संभाल करके हमें रखना भी होता है। तो दोस्तों, अब देखिए इन अभिलेखों का उद्देश्य क्या होता है, आखिर में हम इन रजिस्टर्स को क्यों मेंटेन करते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता भी होगा कि अगर हम इनका रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो कोई भी हमसे रिकॉर्ड या कोई भी सूचना मांगेगा तो हम कहाँ से देंगे। तो देखिए, छात्रों के संबंध में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को जानकारी प्रदान करना, प्रधानाध्यापक को विद्यालय के संचालन में सहायता देना, जैसे कि शिक्षकों की उपस्थिति का रजिस्टर, विद्यालय समय तालिका, पंजीकृत रजिस्टर व प्रगति पत्र आदि। इसके बाद विद्यालय की प्रगति से संबंधित भावी योजनाएं तैयार करने में आधार प्रदान करना। फिर है बालकों का वर्गीकरण, उन्नति एवं व्यवस्थापन में सहायता प्रदान करना। इसके बाद दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो अभिलेख है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से इन अभिलेखों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, और फिर उसके बाद एक एक अभिलेख के विषय में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विद्यालय में, आपके विद्यालय में बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये पहले कोई नहीं देखता। सबसे पहले आपके विद्यालय में कोई भी जाएगा तो सबसे पहले आपके विद्यालय में एमडीएम का रजिस्टर, शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, छात्र उपस्थिति रजिस्टर, इसके अलावा आपके विद्यालय में कितने बच्चों का नामांकन है, इन सभी के विषय में जो भी जाता है वह देखता है। तो सबसे पहले रजिस्टर का मेंटेन होना विद्यालय में बहुत जरूरी है। तो देखिए, विद्यालय अभिलेखों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स में देखिए 5 प्रकार के अभिलेख होते हैं। इन्हें 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले सामान्य अभिलेख। सामान्य अभिलेख में लॉग बुक, अभिभावक शिक्षक संघ, मातृ शिक्षक संघ, ग्राम शिक्षा समिति, ये सब रजिस्टर आते हैं। अध्यापकों से संबंधित रजिस्टर में कौन कौन आते हैं, उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, विद्यालय के मध्याह्न भोजन की पंजिका और अध्यापक दैनिंदिनी, ये सब आते हैं अध्यापकों से संबंधित अभिलेख में। दैनिंदिनी का मतलब होता है अध्यापक डायरी, ठीक है, दैनिंदिनी का मतलब डायरी और अध्यापक यानी कि अध्यापक की डायरी। अब इसके बाद देखिए विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख। छात्र उपस्थिति पंजिका, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रवेश अभिलेख, प्रगति अभिलेख, पुस्तक वितरण संबंधी अभिलेख, छात्रवृत्ति वितरण अभिलेख पंजिका या अग्रिम प्रवेश पंजिका एवं बाल सरकार पंजिका, इन सभी को आपको डिटेल में भी पढ़ना है। इसके बाद देखिए उपकरण संबंधी अभिलेख, पुस्तकालय पंजिका, अप्रायोज्य स्टॉक पंजिका, खेलकूद पंजिका संबंधी खेलकूद पंजिका, इसके अलावा खेलकूद संबंधी सामान के स्टॉक और जारी करने की पंजिका। अब इसके बाद है वित्तीय अभिलेख। 5वां क्या है, वित्तीय अभिलेख। इसमें दैनिक रोकड़ बही यानी कि डेली कैश बुक और खाता बही। तो इस तरीके से इन 5 प्रकार में सभी अभिलेखों को बांटा गया है। अब हम एक एक रजिस्टर के बारे में डिटेल से पूरा पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूंगी अधिक से अधिक आपको बता पाऊं, लेकिन ध्यान से समझाते हुए, ताकि जितना आप लोग इसमें समझ पाए उतना ही आप लोग पढ़े। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अध्यापक उपस्थिति पंजिका। अध्यापक उपस्थिति पंजिका यानी कि टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर। आप सभी लोगों ने टीचिंग की है और आप सभी लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में टीचिंग की है, थर्ड सेमेस्टर में भी टीचिंग की है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि विद्यालय में जो सामान्य रजिस्टर होते हैं उनके बारे में आपको पता है। आप लोग विद्यालय में जाते थे, प्राइमरी स्कूल में आप लोग भी सिग्नेचर करते थे आने का जाने का, और वही चीज शिक्षक भी करते हैं। शिक्षक भी आने जाने का सिग्नेचर और टाइम उसमें मेंशन होता है कि कितने बजे शिक्षक आते हैं और कितने बजे जाते हैं। वैसे सेम आप लोग के साथ भी होता है। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता है, इससे आप रिलेट कर पाएंगे आसानी से कि अध्यापक रजिस्टर विद्यालय का महत्वपूर्ण अभिलेख है। इस रजिस्टर में अध्यापकों को प्रतिदिन विद्यालय आने पर तथा जाने पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं, तो साइन बनानी होती है। तो ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद देखिए छात्र उपस्थिति पंजिका। तो ये जो छात्र उपस्थिति पंजिका होती है, स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर, यानी कि हर दिन बच्चों का क्या होता है, अटेंडेंस होता है। तो अटेंडेंस होता है और इसमें छात्रों की उपस्थिति को भरा जाता है। यदि किसी छात्र ने छुट्टी का प्रार्थना पत्र अभिभावक तथा प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर कराकर जमा किया है, तो अध्यापक उसके नाम के आगे यल लगाकर, तथा यदि किसी पूर्व सूचना के छात्र अनुपस्थित है तो ए यानी कि अब्सेंट लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये छात्र उपस्थिति पंजिका हो गई। यह भी बहुत इजी है, इसको भी आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए पत्र व्यवहार पंजिका होती है विद्यालय में।
इसका क्या काम होता है, देखिए इसके अंतर्गत निम्नलिखित रजिस्टरों एवं फाइलों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत कई सारी फाइलें होती हैं। तो सबसे पहले देखिए पत्र प्राप्ति एवं भेजने की पत्रिका, तो ये क्या होती है, इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले एवं भेजने वाले सभी पत्रों का विवरण अंकित किया जाता है। इस कार्य को विद्यालय का क्लर्क करता है। लेकिन मेनली आपको भी पता है कि कौन से प्राइमरी विद्यालय में क्लर्क होते हैं। आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने टीचिंग की है, किसी विद्यालय में आपने क्लर्क देखा है? किसी विद्यालय में आपको क्लर्क नहीं मिलेंगे। ये सारे काम प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों को मिलकर के ही करना होता है विद्यालय में। अभी तक ऐसा कहीं पर कोई भी बिल नहीं पारित किया गया है विधानसभा में उत्तर प्रदेश के कि आप प्राइमरी विद्यालयों में क्लर्क भी नियुक्त किए जाएंगे। जबकि इतने सारे अभिलेख अभी आप लोग पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि एक प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, अगर एक ही, मान लीजिए कोई एक ही शिक्षक है, अभी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर अभी भी एक ही शिक्षक हैं, तो आप सोच सकते हैं इतने सारे रजिस्टर होते हैं, इनको कैसे एक शिक्षक मेंटेन करेगा। तो दोस्तों अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अध्यापक अवकाश पंजिका, तो इसके अंतर्गत विद्यालय के समस्त अध्यापकों के अवकाश का लेखा जोखा अंकित किया जाता है। यानी कि जो अध्यापक अवकाश पंजिका होती है यह पत्र व्यवहार पंजिका के अंतर्गत आती है और इसमें सभी टीचर्स के जो अवकाश यानी कि छुट्टियां लेते हैं उनका विवरण होता है। इसके बाद पत्र वाहक पंजिका, तो प्यून रजिस्टर होता है ये। इसके अंतर्गत चपरासी द्वारा जब कोई पत्र कहीं भेजा जाता है तो उसमें पत्र पाने वाले का हस्ताक्षर कराया जाता है। यानी कि ये प्यून रजिस्टर है। जैसे आप किसी के पास लेटर भेज रहे हैं और अपने स्कूल में प्यून के माध्यम से, चपरासी के माध्यम से, किसी स्कूल में आप देखोगे जहां पर चपरासी की नियुक्ति है, किसी रेयर केस में आपको कोई प्राइमरी स्कूल मिलेगा जहां पर चपरासी की नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों तो चपरासी के माध्यम से आप पत्र को पहुंचाते हो, तो जहां पर वो पत्र लेकर के जाते हैं वहां पर वो क्या करते हैं, एक रजिस्टर में हस्ताक्षर करवा लेते हैं उनसे। तो वो हस्ताक्षर करा करके वापस ले आते हैं, तो इसे हम कहते हैं पत्र वाहक पंजिका या प्यून रजिस्टर। इसके बाद देखिए शिक्षा विभाग के आदेशों के रजिस्टर। रोज नए नए आदेश आजकल आते रहते हैं प्राइमरी में। निश्चित रूप से हर दिन आप देखोगे कोई ना कोई नया आदेश सरकार की तरफ से आता रहता है। सारे प्रयोग प्राइमरी में ही चल रहे हैं इस समय। बाकी जो माध्यमिक स्कूल है, इंटर कॉलेजेस है, वहां पर कोई प्रयोग नहीं, सारे प्रयोग प्राइमरी में ही हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आदेश आते हैं। तो शिक्षा विभाग के आदेशों के रजिस्टर्स में क्या होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग के नियम एवं आदेशों को अंकित किया जाता है। इसमें सभी पत्रों की फाइल बनाकर लगा देते हैं एवं उत्तर देने वाले पत्रों की प्रतिलिपियां इसमें रखते हैं। दोस्तों कुछ जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं वो बहुत अच्छी है। जैसे कि हम एमडीएम योजना की बात करें तो बहुत सारे बच्चे घर से खाना खाकर नहीं आते थे, तो वो क्या करते थे, वो इंटरवल में घर खाना खाने जाते और फिर वो आते ही नहीं। लेकिन जब से स्कूलों में एमडीएम बनना शुरू हुआ तब से कहीं ना कहीं स्कूल में बच्चों का जो ठहराव है स्कूल में वो बढ़ने लगा और ये एक बहुत अच्छी योजना है एमडीएम योजना। लेकिन एमडीएम योजना में भी हर एक प्रधानाध्यापक के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि हर दिन वह बच्चों के लिए दाल, सब्जी, नमक, मसाले, वो क्या क्या चीजें लेकर के आनी है, ये एक प्रधानाध्यापक का कार्य होता है। जो कि स्कूल में खाना बनवाने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों को मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो प्राइमरी का टीचर होता है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखें तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ऑलरेडी देखा भी है, ऐसा नहीं है, आप सभी लोगों ने टीचिंग की है तो आप सभी लोगों ने ये सब चीजें देखी है और महसूस भी की है और आप लोग भी उसी जगह पर जाने वाले हैं। और ईश्वर करे आप जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, आप जितने प्रशिक्षु इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग अपने जीवन में सफल हो और आप सभी लोग प्राइमरी के शिक्षक बने और अपने कर्तव्य का भी अच्छे से वहन करें। दोस्तों अब देखिए जो शिक्षा विभाग के रजिस्टर होते हैं इनमें मुख्य रूप से जो सरकार द्वारा आए गए आदेश होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं। इस समय प्रेरणा लक्ष्य चल रहा है तो इसके विषय में डायरी मेंटेन करनी होती है और बहुत सारी चीजें लिखनी होती है रजिस्टर्स में, तो ये अलग रजिस्टर होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए विद्यालय प्रबंधन आय व्यय पंजिका। तो दोस्तों विद्यालय है तो विद्यालय में सामान की जरूरत तो पड़ेगी ही। जैसे घर होता है तो घर में बहुत सारी जरूरतें होती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी किचन का कोई सामान लाना है, कभी घर में कोई सामान लाना है, झाड़ू से लेके बर्तन, हर चीज कहीं ना कहीं हमें हमेशा जरूरत पड़ती है बाजार जाने की, कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए। तो उसी प्रकार से विद्यालय है वह भी एक संस्था है, तो उसमें भी फर्नीचर, डस्टर, चौक, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं जरूरत इनकी भी पड़ती है विद्यालय में। तो इस
ये जो रजिस्टर होता है विद्यालय प्रबंधन आय व्यय पंजिका, इसमें देखिए इसे विद्यालय प्रबंधन समिति आय व्यय पंजिका भी कहते हैं। इस पंजिका में विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष एवं सचिव, जो कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, दोनों के हस्ताक्षर से जो धन आहरित किया जाता है उसका विवरण रहता है। अध्यक्ष एवं सचिव वही धन आहरित करते हैं जो विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में आता है। तो प्राथमिक विद्यालय में 5,000 आता है, आपको पता है, और पूर्व माध्यमिक में 7,000 धनराशि आती है। तो इस तरीके से वह जो पैसे आते हैं उनको सही तरीके से जो स्कूल में जरूरत होती है वहां पर खर्च करते हैं। अब इसके बाद है ग्राम शिक्षा निधि या आय व्यय पंजिका। इसमें देखिए क्या होता है, ग्राम शिक्षा निधि का खाता गांव के प्रधान एवं प्रधानाध्यापकों के माध्यम से संयुक्त रूप से खोला जाता है। इस पंजिका में ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं। तो ग्राम शिक्षा निधि जो होती है आय व्यय पंजिका, यह जो खाता होता है ये ज्वाइंट अकाउंट होता है। इसमें प्रधानाध्यापक और जो ग्राम प्रधान होते हैं दोनों लोग का ज्वाइंट खाता होता है, और इससे जो खर्च होता है उसको भी इस पंजिका में क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। इसके बाद देखिए ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। ग्राम शिक्षा समिति, तो दोस्तों यह ऑलरेडी आपको पता ही है कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए ग्राम शिक्षा समिति यानी कि एसएमसी पंजिका में समिति द्वारा की गई बैठकों का विवरण होता है, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत, इसके अलावा विद्यालय में कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, फर्नीचर टूट गए हैं या मूलभूत सुविधाएं नहीं है विद्यालय में, तो यह ग्राम शिक्षा समिति की बैठक पंजिका में नोट किया जाता है कि क्या क्या कमियां हैं और उनको कैसे हमने दूर किया, यह भी लिखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए मातृ शिक्षक संघ पंजिका, इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। ग्राम शिक्षा समिति के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसके अलावा आप लोग प्रबंध समिति के विषय में पढ़ चुके हैं, मातृ शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ, इन सभी के विषय में आपने पढ़ा है। तो इन सभी के विषय में ऑलरेडी आपको पता भी है, और इन सभी के रजिस्टर बनते हैं, ये आप इस वीडियो में देख रहे हैं या इस चैप्टर में देख रहे हैं। देखिए मातृ शिक्षक संघ पंजिका जो होती है, प्रत्येक माता सदस्य को इस रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता है। मातृ शिक्षक संघ का उद्देश्य है बच्चे स्वच्छ वेशभूषा के साथ साफ सुथरे तरीके से विद्यालय आए, और आपको पता है कि 15 से 20 महिलाएं होती हैं इस मातृ शिक्षक संघ में, और वो महिलाएं, उन्हीं के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, यानी कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की ही माताएं होती हैं, और वह बच्चों की साफ सफाई पर ध्यान रखती हैं कि उनके बच्चे साफ सुथरे तरीके से विद्यालय में जाएं और पौष्टिक भोजन सही से करके जाएं, और इस तरीके से इन सब बातों का ख्याल रखती हैं। और मातृ शिक्षक संघ पंजिका में इसमें जो बैठक होती है उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए और क्या क्या इसमें प्रोग्रेस हो रही है उसके विषय में लिखा जाता है। अब इसके बाद देखिए अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका, तो ये पेरेंट टीचर एसोसिएशन में क्या होता है, देखिए इसमें आपको पता ही है कि किस तरीके से टीचर और पेरेंट आपस में बैठ करके बैठक में निर्णय लेते हैं, किस किस प्रकार के निर्णय लेते हैं। मुख्य रूप से विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं हम करें जिससे बच्चे प्रोग्रेस करें, बच्चों की पढ़ाई, क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है वो और अच्छी हो सके, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सके। तो इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको नोट किया जाता है, यानी कि इसकी बैठक विद्यालय में आयोजित की जाती है तथा उसमें शैक्षिक समस्याओं एवं उनके समाधान पर विचार किया जाता है। जो भी बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जो शिक्षा में समस्याएं आ रही हैं, किन किन बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, वो सभी इसमें लिखी जाती हैं। इसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री पंजिका। आपको पता है कि प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए या सहायक शिक्षण सामग्री के लिए 500 रुपए प्रतिवर्ष मिलते हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो ये जो अनुदान के रूप में मिलता है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री पंजिका में आपको 500 रुपए मिले हैं साल भर में। तो उस 500 रुपए में आपने खरीदा क्या? आपने चार्ट पेपर खरीदा, आपने गोंद खरीदा, आपने पेन खरीदे, आपने क्या क्या चीजें उसमें खरीदी, थर्माकोल, क्या क्या चीजें आपने खरीदी और क्या क्या मॉडल बनवाए, उसकी ये पंजिका होती है। अब इसके बाद है स्टॉक पंजिका। स्टॉक पंजिका तो बहुत इजी है। स्टॉक पंजिका में दोस्तों विद्यालय में जो भी सामान आता है, जैसे कि चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि जो भी सामान आता है, उनका ये रजिस्टर होता है। देखिए एक स्टॉक रजिस्टर में विद्यालय में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे कि चौक, डस्टर, भौतिक संसाधनों द्वारा उनके खर्चे का विवरण इत्यादि भौतिक संसाधनों द्वारा उनके खर्चे का विवरण होता है। इस रजिस्टर के अंतर्गत स्टॉक संबंधित संपूर्ण खर्चों का विवरण होता है। यानी कि आपने चौक लाया, डस्टर लाया, चार्ट पेपर लाया, जो भी आप विद्यालय में लेकर के आए, एक प्रधानाध्यापक का काम ये होता है। तो विद्यालय में जो भी चीजें नहीं है वो लेकर के वो आते हैं, तो यह स्टॉक
पंजिका में या स्टॉक रजिस्टर में उन्हें नोट करना होता है कि कौन सा सामान वो कितने पैसे में या कितने रुपए में लेकर के आए हैं। इसके बाद शिक्षक डायरी, टीचर्स डायरी, इसमें वर्ष भर के कार्यों का विवरण होता है। इसके माध्यम से प्रधानाध्यापक को शिक्षक तथा छात्रों की कार्य कुशलता व दक्षता वृद्धि करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि यह शिक्षक साल भर इसको मेंटेन करते हैं, वो ये चीजें लिखते हैं कि किस क्लास में उन्होंने क्या क्या चीजें पढ़ाई, कब पढ़ाई, और चैप्टर्स कंप्लीट हुए या नहीं, कोर्स बच्चों का कंप्लीट हुआ या नहीं, उन्होंने बीच में टेस्ट वगैरह बच्चों का लिया कि नहीं। तो ये टीचर अपना दिन भर का शेड्यूल लिखते हैं इस डायरी में, और यह साल भर का क्या होता है, उनके कार्यों का विवरण होता है इसमें, किसमें, शिक्षक डायरी यानी कि टीचर्स डायरी में। अब इसके बाद आता है दोस्तों छात्रवृत्ति वितरण पंजिका। छात्रवृत्ति अब बंद हो चुकी है, लगभग प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों को मिलना बिल्कुल बंद ही हो चुका है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो आप लोगों को इसको जरूर पढ़ना है। तो देखिए, इस पंजिका के अंतर्गत जिन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, इसमें बालक का नाम, छात्रवृत्ति की राशि, कक्षा, अभिभावक का नाम इत्यादि दर्ज होते हैं। क्योंकि अब छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई है, तो इसलिए अब इस पंजिका का यूज बिल्कुल नहीं होता है विद्यालय में, लेकिन आपके कोर्स में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये जानना है, ठीक है, कि छात्रवृत्ति वितरण पंजिका भी होती है। तो यहाँ पर भी देखिए आप, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर होता है। अब इसके बाद देखिए विद्यार्थी स्वास्थ्य पंजिका। तो विद्यार्थी स्वास्थ्य पंजिका ये भी इम्पोर्टेंट रजिस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय में अक्सर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, जिला अस्पताल होते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हम पढ़ाते हैं या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हमारी जॉब लगती है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में साल में कम से कम 2 से 3 बार वहाँ के डॉक्टर्स या नर्सेज आते हैं और वे बच्चों का परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। और जिस भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, टीचर्स भी बताते हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा डर भी रहा है तो टीचर क्या करते हैं, उस बच्चे की हेल्प करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस बच्चे के अंदर या सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है। तो वो बच्चे, उनको वो एक कार्ड देते हैं और वो बुलाते हैं कि आप इस डेट में आइए और फिर इस तरीके से आप अपना इलाज करा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। तो ये जो रजिस्टर होता है, ये बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आता है दोस्तों मध्याह्न भोजन पंजिका। दोस्तों अब मध्याह्न भोजन पंजिका, अभी स्वास्थ्य पंजिका आपने देखी कि इसमें प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य का क्या रखा जाता है, प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है और किस बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम या बोलने में प्रॉब्लम, कहीं किसी प्रकार की विकृति है शरीर में, तो इन सभी के बारे में इस रजिस्टर में लिखना होता है। और जो मध्याह्न भोजन वितरण पंजिका होती है, आपको पता है एमडीएम जो बच्चों को रोज खाने को मिलता है विद्यालय में, हर दिन अलग अलग मेनू के अनुसार खाना बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, जो भोज्य सामग्री विद्यालय में आती है, इसकी उचित व्यवस्था शिक्षक करते हैं। आपको पता है जितने भी बच्चे हैं सभी को बराबर सही तरीके से खाना मिले और पौष्टिक खाना मिले, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो देखिए, भोज्य पदार्थों तथा भोजन सामग्री का वितरण उचित तरीके से हो, इसलिए इस पंजिका की व्यवस्था की जाती है। इस रजिस्टर में विद्यालय में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, उस दिन उपस्थित छात्रों की कुल संख्या, मीनू का प्रकार आदि का प्रत्येक दिन का विवरण रहता है। प्रत्येक दिन इसे टीचर को भरना होता है कि विद्यालय में टोटल कितने बच्चे हैं, आज कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चों ने खाना खाया, क्योंकि जितने बच्चे आए होते हैं सारे बच्चे खाना खाते हैं, तो वह डाटा भी वही होता है। इसके अलावा आज कौन सा खाना बना था विद्यालय में। तो इस तरीके से यह मध्याह्न भोजन योजना हो गई या मध्याह्न भोजन वितरण पंजिका हो गई, इसमें सारे डिटेल लिखने होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अब इसके बाद आता है अनुश्रवण या निरीक्षण पंजिका, मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन रजिस्टर। दोस्तों ये जो होता है, इसको प्रत्येक निरीक्षणकर्ता के समक्ष रखना होता है। यानी कि ये जो रजिस्टर होता है, इसको कोई भी स्कूल में आता है निरीक्षण के लिए या इंस्पेक्शन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, तो हम क्या करते हैं, उससे साइन करा लेते हैं और उनसे हम कहते हैं कि अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं इस रजिस्टर में। और आपको किसी प्रकार की कोई कमी लग रही है विद्यालय में या किसी प्रकार की कोई भी चीज आपको लगी है, तो कुछ अच्छा लगा वो भी आप लिख सकते हैं। कुछ आपको लगता है कि कुछ कमियां है विद्यालय में, तो वो भी, मेनली लोग कमियां ज्यादा गिनाते हैं, तो आप इसमें सकारात्मक होकर के एज ए टीचर आपको खुद कहना है कि आपको हमारे विद्यालय में आने के बाद आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ हो, जैसा भी लगा हो आपको, आप इसमें लिख सकते हैं। बिल्कुल खुले मन से कहना है, क्योंकि अगर हम विद्यालय में गए हैं, हम बच्चों को मेहनत से पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों की हर छोटी सी बड़ी चीज का ख्याल रख रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, बच्चों के लिए क्लास में बिजली हो, फैन हो,
जितनी सुविधाएं हो सकती हैं, बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिले, हम जब सभी सभी की चीजों पर फोकस कर रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम स्पष्ट रूप से कोई भी विद्यालय में तो मुझसे कहें कि आपको जो भी सुझाव देना है हमारे विद्यालय के लिए आप दे सकते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हमारे विद्यालय में कोई कमी ना रहे। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल बेझिझक लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक टीचर को पूरा कॉन्फिडेंट होकर के बोलना चाहिए, क्योंकि आप टीचर हो, आपसे ऊपर नहीं, गुरु से ऊपर कोई नहीं है, आप सभी को पता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है टीचर के अंदर। इसके बाद देखिए, बालकों के जन्मदिन की पंजिका। तो ये एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिसमें सारे बच्चों के डेट ऑफ बर्थ लिखे होते हैं। और डेट ऑफ बर्थ लिखे होते हैं दोस्तों, इसमें होता क्या है कि डेट ऑफ बर्थ लिखने का उद्देश्य यही होता है कि जिस दिन बच्चे का बर्थडे होता है, हम अपनी तरफ से जो भी बन पड़े हमारी तरफ से टॉफी, चॉकलेट, उस दिन उस बच्चे को ले जा करके दे सकते हैं और उस बच्चे से सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। और इस तरीके से सभी बच्चे उत्साहित भी रहते हैं और सभी बच्चे उस बच्चे के लिए क्लैपिंग करते हैं। और जो भी चीजें आप छोटा मोटा कार्यक्रम करवा सकते हैं उस दिन करवा सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें सभी बच्चों की जन्मतिथि अंकित होती है। तो ये रजिस्टर भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है आवागमन पंजिका, स्टाफ एक्टिविटी रजिस्टर। इसके क्या होता है, स्टाफ एक्टिविटी रजिस्टर किस लिए होता है? तो इसमें मुख्य रूप से दोस्तों ये जो होता है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि सडनली हमें कोई जरूरी काम होता है विद्यालय में जिसके लिए हमें जाना पड़ता है। जैसे कि अगर बैंक से रिलेटेड कोई भी काम है, चूंकि विद्यालय में कई प्रकार के खाते होते हैं, अभी आपने देखा है कई प्रकार के अकाउंट होते हैं, प्रधानाध्यापक के प्रधान के मिलकर के अकाउंट होता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कभी बैंक जाने की जरूरत पड़े और आपको पता है कि 10 से 4 या 10 से 5 होता है बैंक का टाइम, और 4 बजे के बाद तो बहुत सारे बैंक जल्दी काम आपका करते नहीं है, तो आपको समय से जाकर के उस काम को करवाना होता है। तो अचानक अगर आपको बैंक जाना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। कहाँ पर? आवागमन पंजिका में। आवागमन पंजिका में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक या अन्य कर्मचारीगण यदि किसी कारणवश अचानक विद्यालय से बाहर जाते हैं तो उनके जाने का समय एवं विद्यालय आने का समय आदि का विवरण अंकित किया जाता है, यानी कि कब वो गए और कब वो विद्यालय पर वापस काम कराने के बाद चले आए। तो इसका भी विवरण स्पष्ट रूप से इसमें होता है। इसके बाद देखिए, बाल गणना परिवार सर्वेक्षण पंजिका, यानी कि चाइल्ड काउंटिंग फैमिली सर्वे रजिस्टर। तो दोस्तों बाल गणना, इसमें प्रत्येक परिवार के 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का विवरण दिया होता है। इसमें परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, इसका भी विवरण होता है, तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों का भी विवरण होता है। तो इसमें गांव में जितने भी परिवार हैं उनमें मुख्य रूप से अगर 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, वो विद्यालय जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये पता करना होता है। और विद्यालय जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उनका भी विवरण मेंशन करना होता है, किसमें? बाल गणना या परिवार सर्वेक्षण पंजिका में। इसके बाद आता है आदेश पंजिका। आदेश पंजिका देखिए, इस पंजिका का उपयोग मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाता है। वह अध्यापकों एवं छात्रों को आदेश देते हैं, जैसे कि अवकाशों के आदेश, विद्यालय में समय परिवर्तन का आदेश, किसी अध्यापक के समय सारणी में परिवर्तन आदि का आदेश। तो ये मुख्य रूप से आदेश दिए जाते हैं प्रधानाध्यापक के माध्यम से आदेश पंजिका में। इसके बाद आता है बुक बैंक पंजिका। तो बुक बैंक पंजिका क्या होता है? जो छात्र किसी कारणवश पुस्तकें प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनके लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकें बुक बैंक रजिस्टर से उन्हें मिल जाती हैं। बुक बैंक रजिस्टर, यानी कि बुक बैंक का मतलब यही होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 5 पास कर लिया विद्यालय में, तो कक्षा 5 पास कर लिया तो वो अपनी किताबों को ला करके विद्यालय में जमा कर सकता है। या कक्षा 4 जिस बच्चे ने पास किया वो 5 में पहुंच गया तो वो अपनी किताबों को विद्यालय में जमा कर सकता है। तो मान लीजिए स्कूल में नई नई किताबें आई और कुछ बच्चे बाद में जिनका एडमिशन हुआ जो 2 महीने बाद आए किताबों के बंटने के बाद, तो उनको नई किताबें अब शिक्षक के पास है ही नहीं, क्योंकि जितना नामांकन था उतना उन्होंने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब किताबें बची नहीं है। तो उन बच्चों को वो कहाँ से किताबें देंगे? उन बच्चों को जिन बच्चों ने अपनी किताबें ला करके विद्यालय में दी हैं, बुक बैंक में जो किताबें पढ़ी हैं, आप क्या करेंगे? उन किताबों को उन बच्चों को दे देंगे। तो इसका भी रजिस्टर मेंटेन होता है, बुक बैंक पंजिका हम इसको कहते हैं, या बुक बैंक रजिस्टर। इसके बाद आता है टेंडर प्रक्रिया संबंधी पंजिका। तो दोस्तों टेंडर प्रक्रिया सिर्फ इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसको बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं कि जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं वो बच्चों को निःशुल्क जो ड्रेस बांटते हैं
तो ड्रेस बांटने के लिए उनके पास कई सारे लोग आते हैं कि आप हमारे यहाँ सिलवा लीजिए या हमारे यहाँ सिलवा लीजिए, हम अच्छा सिलेंगे, बच्चों को का कपड़ा भी अच्छा रहेगा। वो कम से कम 5 लोगों को बुलाते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो बुलाते हैं और वो देखते हैं कि किसकी कपड़े की क्वालिटी अच्छी है और किसका मूल्य भी सही है। यानी कि जितने पैसे सरकार ने भेजे हैं प्रत्येक बच्चे के ड्रेस के लिए, उतने ही पैसे में कितना अच्छा, कौन सबसे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा दे रहा है, कौन सबसे सही कीमत लगा रहा है, तो उसे ही हम क्या करते हैं, टेंडर को दे देते हैं। यानी कि उस व्यक्ति को या उस दर्जी को दे देते हैं हम, और वो क्या करता है, पूरा बना करके सारे बच्चों का ड्रेस ला करके विद्यालय में दे देता है। और हर एक बच्चे को 2 जोड़ा ड्रेस मिलता है, यानी कि 2 सेट ऑफ ड्रेसेस मिलते हैं। तो देखिए, इसमें विद्यालयी छात्रों को निःशुल्क गणवेश वितरण के लिए टेंडर बुलाया जाता है। इसमें छात्रों के गणवेश का कपड़ा, उसका मूल्य आदि बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जिस टेंडर का दाम एवं सामान उचित रहता है, उसी का टेंडर सर्वसम्मति से पास किया जाता है। जिसका दाम और सामान दोनों उचित होता है, उसे ही हम इसका टेंडर दे देते हैं। इसके बाद निःशुल्क गणवेश वितरण पंजिका, खाली लिखा हुआ है, टफ है कुछ नहीं इसमें। फ्री ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर तो बच्चों का ड्रेस तो सिला गया टेंडर प्रक्रिया संबंधी पंजिका में। अब इस ड्रेस को बांटने की बारी आई, और जब आपने बांटा तो आपने सारे बच्चों का क्या किया, इसमें हस्ताक्षर लिया और सारे बच्चों को 2-2 सेट ड्रेस बांटे, और उसको आपने बकायदे क्या किया, इस पंजिका में नोट किया। तो निःशुल्क गणवेश वितरण पंजिका जो होती है, फ्री ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर, गणवेश का मतलब होता है ड्रेस। हिंदी थोड़ी टफ लग रही होगी आपको, तो इंग्लिश में आप याद रखिए ड्रेस होती है। तो इस तरीके से जो ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर होता है, इसमें बच्चे, कौन सा बच्चा है, किस क्लास का है, उसके पिता का क्या नाम है और उसने कितने से ड्रेस प्राप्त किए, ये लिखना होता है। इसके बाद निःशुल्क पुस्तक वितरण, सेम यही काम इसमें भी होता है। जैसे ड्रेस आपने बांटा तो सभी बच्चों का नाम, क्रमांक, कक्षा, पिता का नाम सब लिखा, वैसे इसमें भी जब आप बच्चों को किताब दे रहे हैं तो छात्र का नाम, उसको दी गई कौन सी पुस्तक दी गई है उसका विवरण और पिता का नाम, फिर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। तो यह भी हो गया निःशुल्क पुस्तक वितरण और निःशुल्क ड्रेस वितरण। अब इसके बाद आता है कन्वर्जन कास्ट एवं खाद्य पंजिका। दोस्तों, आपको पता है कि जो विद्यालय में चावल और आटा आता है, ये आता है कोटेदार के यहाँ से, लेकिन जो विद्यालय में सब्जी आती है, मसाले आते हैं और जो भी नमक, जो भी चीजें घटी होती है विद्यालय में जो ऐसे सामान होते हैं जो किचन के होते हैं, यानी कि चावल और गेहूं को छोड़ करके वो सब एक प्रधानाध्यापक लाते हैं। तो इन सब का जो पैसा होता है वह उन्हें माह के अंत में, यानी कि जब एक माह कंप्लीट होता है, एक मंथ कंप्लीट होता है, तो उसके बाद उन्हें इसका पैसा मिलता है। तो कन्वर्जन कास्ट एवं खाद्य पंजिका में आपको हर दिन का नोट करना होता है कि किस दिन आपने कितने पैसे खर्च किए, क्योंकि आपको पता है कि मंडे को बच्चों को फल मिलता है, बुधवार को बच्चों को दूध भी मिलता है। तो इन सभी के पैसे सरकार के माध्यम से प्रधानाध्यापक को दिए जाते हैं, लेकिन इसका क्या करना होता है, उन्हें रजिस्टर मेंटेन करना होता है। तो कन्वर्जन कास्ट एंड फूड रजिस्टर इसको हम बोलते हैं। मध्याह्न भोजन के लिए गेहूं एवं चावल तो विद्यालय में निःशुल्क आता है, लेकिन तेल, नमक, सब्जी, सिलेंडर आदि पर जो व्यय राशि है, उसी के लिए कन्वर्जन कास्ट विद्यालयों को दी जाती है। इसी का विवरण कन्वर्जन कास्ट पंजिका में होता है। इसके बाद है कोटेशन रख रखाव पंजिका। तो प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क ड्रेस वितरण के लिए कम से कम 3 फर्म से कोटेशन लिया जाता है, जिसका उल्लेख इस पंजिका में होता है। कोटेशन के लिए जांच के लिए 5 सदस्यीय क्रय समिति गठित की जाती है, जिसमें विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य भी होते हैं। वही लोग कोटेशन की उचित दर एवं उचित कपड़ा देखते हुए निःशुल्क गणवेश तैयार करने का ऑर्डर देते हैं। इसमें कपड़े आदि की सिलाई का भी मूल्य लिखा जाता है। जो अभी आपने देखा है कि विद्यालय में टेंडर प्रक्रिया होती है, उसी से संबंधित यह रजिस्टर भी होता है। उसमें आपने देखा कि टेंडर किसको दिया जाए, इसमें ये बताया गया है कि कितने लोगों से हमने सैंपल मंगाया। सैंपल आपको मिलता है कि आप देख सकते हैं कि जो कपड़े की क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है, और जहां से 3 जगह से अगर आपने सैंपल मंगाया है तो उस सैंपल को आपको रखना भी होता है इस रजिस्टर में। कोटेशन रख रखाव पंजिका या जांच पंजिका या जांच के लिए जो पंजिका होती है, इन कपड़ों के टुकड़े आप कह सकते हैं, आपको छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं ये देखने के लिए कि क्वालिटी कितनी अच्छी है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस पंजिका में ये सारी चीजें होती हैं, ताकि कोई भी आए विद्यालय में तो आप दिखा सकें कि कितनी अच्छी क्वालिटी के ड्रेसेस आपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे 25 रजिस्टर आप लोगों ने खत्म कर लिए। अब यहाँ पर जो मेन चीज मैं आपको बताने वाली हूँ वो, चूंकि आप लोगों की जो भी ये किताब है
अभी इसका जो पाठ्यक्रम है इसे बदला नहीं गया है, यानी कि अभी वही पुराना पाठ्यक्रम चला रहा है। अब केवल 13 रजिस्टर रह गए हैं विद्यालय में, केवल और केवल 13 रजिस्टर रह गए हैं। लेकिन आप लोगों को ये 13 को अभी नहीं रखना है दिमाग में, आपको सिर्फ रखना है 25 को अपने एग्जाम तक। कब तक? जब तक आपका 4th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हो जाता। जैसे एग्जाम खत्म होगा आपको दिमाग में फिर यही 13 रजिस्टर रखने हैं, क्योंकि आप सभी को शिक्षक बनना है। तो ये जानना है कि अब केवल और केवल 13 रजिस्टर रह गए हैं विद्यालयों में। इन सभी को सॉर्ट कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानाध्यापक के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता था इतने सारे रजिस्टर को मेंटेन करना, उनका रख रखाव करना। इसीलिए अब केवल और केवल मुख्य रूप से 13 रजिस्टर ही विद्यालयों में रह गए हैं। तो दोस्तों, क्योंकि आपके कोर्स में 25 थे तो मैंने 25 पढ़ा दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से जितने भी मैंने पढ़ाए आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो मेहनत हो रही है आप ही लोग के लिए हो रही है। अपने हाथ से लिख करके मैं वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाया करें और अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दिया करें, वरना मेरी मेहनत अधूरी रह जाएगी। क्योंकि अगर सभी प्रशिक्षु तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगी तो फिर कहीं ना कहीं वो मेहनत उतनी रंग नहीं लाएगी। जब तक आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं शेयर करेंगे तब तक मेहनत रंग नहीं लाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करते रहें। आप सभी प्रशिक्षु जुड़े, आप सभी प्रशिक्षु मेहनत से पढ़ें और आप सभी लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करें और आप सभी लोग शिक्षक बनने का सपना पूरा करें। दोस्तों, यही हमारा उद्देश्य है, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य है। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डीएलएड नहीं पास करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अपने दिमाग में दिखना चाहिए, हमको शिक्षक बनना है। इसके लिए कोई भी बाधा आए रास्ते में हम उसको पार करके जाएंगे और शिक्षक बन के दिखाएंगे। ये जुनून और ये जज्बा जब आपके अंदर होगा तो आप सभी लोग शिक्षक बनकर रहेंगे। तो बहुत जरूरी है, आज की ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी, मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग विद्यालय में पहुंचेंगे और ये जो 13 के 13 रजिस्टर मैंने बताए हैं इनको बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग ऐसे चैनल से जुड़े रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ही जाइएगा, आप लोग के कमेंट्स का मुझे वेट रहता है। प्लीज कमेंट करके जाइएगा और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान बगल में होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे देखते रहें। तो दोस्तों, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी प्रशिक्षु मेहनत से पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर का टेस्ट भी देंगे और टेस्ट के नंबर भी मुझे जरूर बताएंगे। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।